आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल आप सभी का गुफ्तगू प्रोग्राम में। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलों के बावजूद अपने बुलंद इरादों से कथक की दुनिया में अपना एक नाम बनाया है। यही वजह है कि आज उनका नाम बड़े ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। मिलिए कथक गुरु शालीना जी से। कथक डांस की दुनिया में अपनी एक खास पहचान बना चुकी शालीना को ये मुकाम यूं ही हासिल नहीं हुआ। झारखंड का रांची शहर, जहां कथक केवल नाम भर को था, ऐसे में अपनी मंजिल को तलाशना आसान न था। लेकिन शालीना ने हार नहीं मानी और तमाम मुश्किलों के बावजूद कामयाबी का सफर तय किया। बनारस और लखनऊ घराने के अंदाज को अपने रक्स में समेटे शालीना ने अभिनय और अदायगी का एक जुदा अंदाज पेश किया। कई बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस दिए और कथक को हिंदी साहित्य से जोड़ा, जिसे लोगों ने काफी सराहा। यही नहीं, कथक को योग और फोक डांस के साथ जोड़कर उन्होंने एक नया डांस फॉर्म भी इजाद किया, जो लोगों को कई बीमारियों से निजात दिलाने में कारगर साबित हुआ। अपने ख्वाबों को पूरा करने का जुनून आंखों में समेटे शालीना का कहना है कि अपने उस्ताद की ये बात, तपस्या करोगी तो एक दिन फल जरूर मिलेगा, मैं हमेशा याद करती हूँ। शालीना जी, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इतने सुंदर मंच का, इतने सुंदर आकर्षक चित्र पीछे बने हुए हैं जी। तो यहाँ आकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी मैं मंच पर बैठी हूँ और एक सुंदर सा वातावरण यहाँ है। तो एक संगीत का वातावरण मुझे यहाँ नजर आ रहा है। हमारे दिलों की भी यही हालत है जी। अच्छा शालीना जी, आप रांची झारखंड से हैं जी। और जब आपने नृत्य सीखना शुरू किया, वहाँ पे कथक का शायद कोई नाम नहीं था, आज की बात और हो सकती है जी। तो कितनी मुश्किलें आपके सामने आईं और ये शुरुआत कैसे हुई? बहुत सुंदर प्रश्न है सीमा। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जब शुरुआती दौर था तो सब पर आकर्षण कैसे हुआ। जी। एक बाल मन होता है ना, जब मैं स्टेज पे परफॉर्मेंस देखती थी तो उनका जो वस्त्र होता था उससे मैं आकर्षित होती थी। कितने सुंदर वेशभूषा इनके पास है। तो 2.5 साल की उम्र से मैंने सीखना शुरू किया। 2.5 साल। तो ये नहीं कह सकते कि सीखना, मैंने वो गुरुकुल में जाना शुरू कर दिया। अच्छा। तो वहाँ पर जब मैं बैठती थी तो कोई भी धुन या जो कोई भी राग रागिनी का तो कोई भी ज्ञान नहीं था, कोई भी इल्म नहीं था कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं बैठती तो एक सुकून मिलता था, ऐसा मम्मी बताती हैं। अच्छा। तो उनका कहना था कि आप जब बैठते थे ना तो वहाँ पर एकदम शांति, जैसे लग रहा है कि आप बिल्कुल किसी और दुनिया में चले गए। ये 2.5 से 3 साल की अवस्था थी। परेशानियाँ कह सकते हैं कि वो माहौल नहीं था। जी। तो जैसे कहते हैं कि पाश्चात्यकरण ज़्यादा था, लगता था कि कथक में क्या होगा। तो लेकिन उसके बावजूद जो अंदर का जुनून था ना, वो एकदम मुझे आगे लेकर आया। और हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, बड़ी दूर, बहुत दूर उनका निवास स्थान था। तो मम्मी मुझे लेकर के रिक्शा में, कभी कोई साधन न मिला तो भी हम जाते थे। और गुरुजी जिनसे मैंने विधिवत शुरुआत की, वो पंडित शारदा महाराज जी। तो बनारस घराने की उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से सिखाया। और उसके पहले जो मैंने कहा कि मैं 2.5-3 साल में जहाँ बैठती थी वो मिसेस सरोजा राव, वो मेरे स्कूल की शिक्षिका थी। अच्छा। तो वहाँ मेरी शुरुआत, एक परिचय हो गया। मैं उससे मेरी गुफ्तगू होनी शुरू हो गई। उसके बाद मैं गई पंडित शारदा महाराज जी, जिनके साथ मैंने सब कुछ सीखा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात थी कि वो भी आने लगे उन्होंने, और उनके पैरों में तकलीफ थी, उसके बावजूद उन्होंने बैठ करके जो सिखाया। तो ये कहते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं से एक आशीर्वाद था जो मुझे मिला। बिल्कुल सही। और लोगों का कहना था कि नृत्य से क्या होगा। तो ये तो शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रहा कि ठीक है, आपकी बच्ची नृत्य सीख रही है, कथक सीख रही है। सभी ने बड़ी तारीफ की कि बहुत सुंदर विधा है, ये तो हमें, हमारा अपनी विरासत है, इसे हमें आगे लेकर जाना है।
8वीं कक्षा तक आते आते लोगों ने कहा कि नृत्य तो सीख रही है, पर आगे क्या और क्या और क्या क्योंकि नृत्य तो बस ठीक है, आप सीख सकते हो, आप अपने मनोरंजन के लिए करो, अपनी इबादत के लिए करो, अपनी पूजा के लिए करो, लेकिन आपकी आजीविका कैसे होगी, आपकी पढ़ाई कहाँ है। जैसा आपको पता है कि झारखंड बिहार में शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया गया, तो मैंने कहा कि मैं दोनों, मम्मी ने कहा कि कैसे बैलेंस करोगे, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही, और हमारे घर में कोई डांस के फील्ड से नहीं था। मम्मी साहित्य में हैं और पापा डॉक्टर। क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आप बैलेंस कर लीजिएगा, संतुलन हो जाएगा दोनों में। मैंने कहा हो जाएगा, और मैंने पढ़ाई की, और उसके बाद वो जुनून ऐसा सिर पर चढ़ाना कि सीमा, आपको मैं एक बात बताती हूँ, वो रुका नहीं। मैं बनारस में मैंने लिंग्विस्टिक्स में एमए किया, भाषा विज्ञान में, वहाँ भी मैंने शिक्षक ढूंढ लिया, और 4 से 5 मेरा नियम था कि मैं उस जगह जाती थी और सीखती थी। जी जी जी। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ पे शिक्षण कार्य मेरा एकदम चलता रहा और ये रगों में रहा, रगों में वो नृत्य कहते हैं ना, बस गया, समा गया। जैसे कहते कि मीराबाई बिल्कुल दीवानी थी, तो आप मीराबाई की तरह दीवानी हो गई। बिल्कुल दीवानी में कह सकते हो, मैं दीवानी, वो तो बहुत महान हस्ती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक मैं, मेरे अंदर वो चीज़ आ गई। और जब शिक्षा में भी मैंने बराबर कार्य किया, जर्नलिज्म में मैंने एमजे किया जी, तो इन दोनों क्षेत्रों में भी मैं आगे बढ़ी। तो किसी ने नहीं कहा कि कथक क्यों। अच्छा, अब यहाँ पर आपने मुझसे जो अभी बात करी है जी, इसमें आपने अपने उस्तादों के नाम लिए हैं। हाँ हाँ जी जी। तो आपने कई घरानों से सीखा जी। जैसे मुझे याद है बनारस घराना जी, एक जी। और दूसरा कहाँ लखनऊ और जयपुर। और लखनऊ जयपुर जी, से जी, सीखा। जी, जी। तो अब ये अलग अलग घरानों की अलग अलग बातें हैं, अलग अलग तरीके हैं। जी। कितना मुश्किल हुआ ये आपको, और आपने अपना एक अलग स्टाइल कैसे इजाद किया? जी, क्या होता है ना सीमा जी कि जैसे जब हम सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआती दौर में ये अभिलाषा होती है कि मैं सब कुछ ले लूं, गुरु जी के पास से कैसे मैं वो सारी सामग्री अपने पास ले लूं, अपने अंदर ले लूं। तो उसी तरीके से मैंने विधिवत सीखना शुरू कर दिया। फिर जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली में पद्म भूषण उमा शर्मा जी के सानिध्य में मैंने शिक्षण कार्य किया, और संयोग ऐसा था कि उनके घर पे ही रहकर मेरी शिक्षा हुई। तो उन्होंने बहुत प्यार से सिखाया कि उन्होंने कहा कि अंग तुम्हारे बने हुए हैं, उसमें लावण्य लाना है, क्या बात, खूबसूरती लानी है। और उन्होंने जयपुर घराने की बारीकियां सिखाई, लखनऊ घराने के अदा सिखाई। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने फिर आत्मसात किया। मैंने सोचा कि गुरु से मैं कैसे ज्ञान ले सकती हूँ। आपको एक प्रसंग पता होगा, जैसे ब्रह्म राक्षस होता है, वो ढूंढता है कि अच्छा शिष्य मिले, वैसे ही एक शिष्य ढूंढता है कि कैसे एक अच्छे गुरु से मेरा तालमेल हो जाए। तो आपने हर तरफ से लेने की कोशिश की और उसको फिर अपने अंदर आपने समा दिया। अब आपने अभी अदाओं की बात की है। जी जी जी, मजा आ जाएगा। कुछ तो बताइए जरा, कोई नमूना ऐसा हो जो हम देख पाए। जी, अदा जैसे सीमा जी अभी अचानक से प्रश्न आया, पर मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अगर हमने एक माँ, पहले तो ये कहती हूँ ना कि हर के अंदर एक नर्तक है, आपके अंदर एक नर्तक है, यहाँ जो भी बैठे हैं जो देख रहे हैं उनके अंदर एक नर्तक है। कैसे है? क्योंकि नर्तक के अंदर एक कथकी जो कथक करता है उसके अंदर रसों रस विद्यमान है जी। एक माँ को देखिए, जब एक महिला माँ बनती है तो वात्सल्य रस उसके पास आता है, और जब वो अर्धांगिनी बन के समर्पित करती है सब कुछ, तो वहाँ पर उसके पास श्रृंगार रस आ जाता है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति के अंदर नवरस है। बस ये होता है कि हमने ट्रेनिंग ली, हमने शिक्षा ली, तो हमें पता है कि हमें उस किस तरीके से रस न होते हुए भी उस रस को लाना है। जी जी जी। एक नर्तक के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो घर से आया है किसी और मूड में, और अब वो बैठा है तो उसे वहाँ पर श्रृंगार दिखाना है, और वो बेचारा आया है घर से रौद्र रस में। तो बड़ी मुश्किल है कि उस रौद्र रस को निकाल करके आपके अंदर श्रृंगार को लाना। तो ये अदा है, ये उसके की जो उसकी शिक्षा है वो सामने आती है। लेकिन आपके अंदर भी रस है, हमारे हर सब, मेरी मम्मी के अंदर रस है। तो रस को बस निकालने की आवश्यकता होती है, जो एक कथकी या एक कोई भी क्लासिकल डांसर करता है। अब मान लीजिए आप यहाँ बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं और अंदर से रौद्र रूप निकलना चाहता है, तो अचानक से चेहरे के हाव भाव कैसे बदलेंगे? बड़ा विचित्र है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ तो मुझे रौद्र रस की अनुभूति बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, इस मंच पे मैं रौद्र रस अगर आएगा तो ये है। अच्छा,
लेकिन इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। इतने सुंदर जो पीछे हमारा दृश्य दिख रहा है, जी। इसमें मैं छोटा सा श्रृंगार रस करके दिखाती हूँ दिखाइए, आपको। बताइए। एक है ना, जैसे श्री कृष्ण जा रहे हैं और राधा जा रही हैं, जी। तो कृष्ण का काम है राधा को थोड़ा सताना, हाँ। और राधा का काम है कि कृष्ण को बस देखना और क्यों सताया, लेकिन चाह रही है सताए, लेकिन ये है कि क्यों सताया। जी। इस पे एक छोटा सा है, मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण जा रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं राधा को, आहा। और मटकी लेकर राधा आगे बढ़ रही हैं। वो चुपके से देख चुकी हैं, ओ श्री कृष्ण यहाँ है, वो वापस पीछे चली जाती हैं। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, अभी मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने धीरे से कंकड़ियाँ उठाई और राधा के ऊपर मार दिया। राधा बिल्कुल पानी से भीग गई और उन्हें झूठा मूठा दिखावा दिखा। क्यों क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया? और वो तो कृष्ण के रंग में डूबी हुई हैं। लाजवाब। और बहुत उन्होंने सुंदर। सिर्फ आंखों से क्यों ऐसा किया, और शर्माते हुए क्यों ऐसा किया। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत तो सुंदर। ये एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर। आंखों का बहुत खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आंखें सीमा, आंखें उठती हैं तो अदा बन जाती हैं, वाह। झुकती हैं तो हया बन जाती हैं। ये आंखें ही आहा। हैं जो सब कुछ बता देती। क्या बात है। तो ये आंखें ही हैं। कहते हैं ना, आंखों की एक अलग जुबान होती है, और बिल्कुल। कथक में जो शास्त्रीय नृत्य हैं, आंखों का तो बहुत बड़ा जी। इसमें काम है। बहुत काम है, क्योंकि जी कई हाँ। बार बैठकी एक अभिनय होता है जिसमें बैठकर अभिनय करते, जैसे मैं अभी अंग उपांग का बैठी प्रयोग हैं नहीं आप। कर रही हूँ, ठीक, मैं बैठी हूँ, ठीक। और बैठे बैठे आपको बहुत चीजें बतानी है। जी। आपको एक मंच दिया गया है जहाँ पे आपको बैठना है, जहाँ पे आपको लोगों को, ये लखनऊ घराना है, जहाँ पे आपको लोगों को आप अभिवादन करना है लोगों का। जी जी और जी, अभिवादन करके, जो मुगल काल में होता था, अभिवादन करने के बाद आपकी आंखें, आप जब नर्तक हैं तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं उठनी चाहिए, आपकी आंखें क्या इस बात तरीके से उठनी चाहिए। तो ये चलिए, अदा होनी बहुत चाहिए। सुंदर, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, मुझे जी। बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी और शालीना जी, जब किसी महिला का, ख़वातीन का निकाह होता है, जी तो ज़िंदगी थोड़ी सी एक बदल सी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। थोड़ी मुश्किलात भी आती हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ बढ़ जाती हैं। जाती। आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। जी। जब मैं दिल्ली में सीख रही थी, और सबसे बड़ी बात थी कि सीखने के बाद मैं दिल्ली दूरदर्शन में मेरा एक कार्यक्रम था, तो वो सब करने के बाद फिर हुआ कि नहीं, अब विवाह का आ गया है, तो घर से जी। था कि आपको शादी करनी है और लाजमी है, करनी ही जी। है। तो शादी के बाद मैं कहती हूँ ना सीमा जी की, जुनून था, इच्छा थी, तो शादी के बाद जिम्मेदारियां आई और घर परिवार से अद्भुत सहयोग कहते हैं वो मिला। लेकिन जिम्मेदारियां साथ में थी, तो उन जिम्मेदारियों के साथ मुझे लगता है मेरी कला और खिल के आई। अरे वाह। तो हाँ, एक चीज़ था कि मैं बहुत टाइम देना मुश्किल था, और उस टाइम में एक और बात हुई कि दोनों बच्चे मेरे सिजेरियन हुए, और कुछ ऐसी कठिनाई आ गई थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि अब शायद डांस करना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो मैंने कहा, सुन लिया, क्योंकि डॉक्टर हैं, सुनना है, तो हमने सुन लिया। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी, पीछे तो नहीं हटूँगी। और मैंने उस समय शारीरिक रियाज बहुत नहीं हो पाता था, लेकिन मैंने मानसिक रियाज कभी नहीं छोड़ा। क्या बात है। कभी भी नहीं छोड़ा। मेरे स्वप्न में वही मेरे तोड़े टुकड़े, परण, आमद, तिहाई सब आते रहे, और उनको मैं बहुत नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं बैठे बैठे या बिस्तर पे लेटे लेटे मैंने उसको एक चित्रण कर, कोरियोग्राफी कर ली। और उसमें भी मैंने एक मंच देखा कि उस मंच पे मैं नाच रही हूँ। कभी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जैसे वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक शब्द है रिवीजन। जी जी। तो जी। आप रिवीजन करते रहे। उस समय का भी आपने पूरा फायदा उठाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और शालीना जी, अभी कोविड टाइम आपको पता है काफ़ी मुश्किलात है, और कोविड टाइम में बहुत से लोग जो हैं थोड़े से थम से गए हैं।
लेकिन आपने तो योग से कथक को जोड़ दिया, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा बताइए ना इसके बारे में। बिल्कुल। तो ये प्रश्न भी बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आप ले रही हैं सीमा जी। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर, जब मैंने कहा, जब मैं थोड़ी लग रहा था कि कैसे नृत्य को फिर से शुरू करूं, कैसे मैं मंच पर आऊं, या कैसे मैं खड़ी होकर के बिल्कुल परंगा 50 चक्कर 100 चक्कर कैसे फिर से शुरू करूं। तो उस क्रम में मैंने कथक को देखा कि अरे इसकी इस मुद्रा, जैसे मान लीजिए हमने हाथ खोला, इसकी ये मुद्रा, हमने ये मुद्रा की, हमने ये मुद्रा की, इसमें तो योग छुपा हुआ है। तो मैंने उसके माध्यम से अपने आप को पहले जीवंत किया, अपने अंदर वो शक्ति ली, और फिर मेरे साथ में कम से कम लेडीज, आज तो 4 साल की उम्र से लेके 68-70 तक की महिलाएं मुझसे जुड़ी हैं। अरे वाह, 70 साल की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और मैंने योग में 12 एक्सरसाइज उसी से निकाले, तोड़ा टुकड़ा पढ़न में से 12 एक्सरसाइज निकाले, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। जैसे आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए मैंने निकाला क्या, ये एक प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, एक प्रक्रिया है जिसको आप करें। तो इस तरीके से मैंने कुछ चीज़ें इजाद की, और लोगों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ, और ये फीडबैक आने लगा कि मैम इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि कोविड टाइम में मैंने सांसों पे बहुत काम किया जी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, ये सब सुन रहे थे हम लोग, ये तो बड़ी विपदा थी। लेकिन हमने उसमें काम किया कि ऑनलाइन सारे प्रशिक्षण मेरे चलते रहे, और देश विदेश से लोग जुड़े। मैंने सांसों पे काम किया, तो किस तरीके से सांस को पे कंट्रोल करके आप अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर सकती हैं, और कैसे आप अपने आप को खुश कर सकती हैं, और कैसे आपके पास जो पहले तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो उस डर को कोशिश की, और सांस पे नियंत्रण करके मैंने कुछ प्रक्रियाएं की, जिससे लोगों को बहुत फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अभी आपने बात की कि 4 साल से लेकर 70 साल की जो महिलाएं हैं वो आपसे सीख रही हैं जी। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि सही उम्र क्या है कथक सीखने की? फिर अच्छा प्रश्न। तो सही उम्र तो देखिए, हर अपने हिसाब से हर कोई लगाते हैं कि ठीक है, आप 5 वर्ष में डालिए, आप 10 वर्ष में डालिए, आप थोड़े और परिपक्व हो जाइए तब डालिए। मैं 2.5 साल की उम्र से सीख रही हूँ जी। तो जब 2.5 साल की उम्र से जब मैंने सीखना शुरू किया, तो विधिवत शिक्षा तो नहीं थी, बस मैं जाकर बैठ के निहारती थी, घुंघरुओं को छूती थी, महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप 5 वर्ष की अवस्था सही है, क्योंकि उस समय एक गुरु को भी पता होता है कि किस तरीके से उसको गढ़ना है, कैसे उसको मैं आगे लेके जाऊं। तो 5 वर्ष की अवस्था कहीं से भी दिक्कत नहीं करती, आराम से बच्चे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा। और यहाँ पर क्योंकि हम लोग बात कर ही रहे हैं, अभी उम्र की बात कर ली, तो कितने घुंघरू से शुरुआत होती है और फिर कहाँ तक, 100-150 तक पहुँचते हैं? थोड़ा बताइए। जी। घुंघरू का एक अभिन्न अंग है, मतलब कथक और घुंघरू का एक ऐसा सानिध्य है कि उसको, मतलब वो तो जग जाहिर है कि उसको छोड़ना ही मुश्किल है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप चूंकि छोटे बच्चे हैं, आप कितना ले सकते हैं। जैसे एक एथलीट के लिए उसके पैर का जो शक्ति है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक डांसर के लिए उसके पैर में बहुत जीवंत पैर होने चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को खड़ा करके और मंच पर अपने को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें शुरुआती दौर पे हम ये चाहते हैं कि बच्चे जितना संभाल सके, 25-25 हम देते हैं। फिर आपका रियाज जैसे होता जाता है, जितना कमांड आपके अपने पैर पर होने लगता है, तो 50, 100, 150, 200 हो जाता है। कथक के साहित्य पे आपने बहुत काम किया है, ये बड़ी मेरे लिए बहुत ही एक ऐसी बात है, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह से आपने। हाँ जी, तो कथक की एक छोटी, और मैंने कथक को ना थोड़ा सहज किया, जैसे मैंने 5 साल के बच्चे सहजता से सीखे जी, बहुत ज़्यादा उसमें क्लिष्ट नहीं किया मैंने, और जो 70 साल की महिला आती वो भी सहजता से सीखे। तो छोटे छोटे बोल के साथ उनको किया कि उनको अच्छा भी लगे, और मेरा जो मकसद है कि कथक घर घर में जाए, वो पूरा हो। अब साहित्य, चूँकि साहित्य कथक का अगर हम देखें, एक छोटी सी सुंदर परिभाषा है, कथा करोति कथकम। जहाँ कथा है वहीं कथक है। तो ये चौपाल में, गाँव में जिस प्रकार से बोल करके हम अपनी जो कथा को बाँचते थे, वो कथक है। अब साहित्य में जैसे हमने किया राम की शक्ति पूजा,
उद्देश्य क्या था? क्योंकि आज के लोग, आज की युवा पीढ़ी साहित्य से विमुख हो रही, हट रही है, दूर भाग रही है, और उनको लगता है कि कुछ भी चीज़ें बहुत जल्दी से आ जाएं। तो साहित्य से क्या होगा? आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगी, आपके अंदर बड़े महाकवियों का जो लेखक हैं, कवि हैं, जो शायर हैं, उनकी बातें आपके जहन में आके सामने आएंगी। तो मैंने कहा, हमने किया राम की शक्ति पूजा, उसमें है रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का अपराजय समर, आज का तीक्ष्ण शर वृद्ध क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, विच्छ्रुत वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। अब ये जो शब्द हैं इतने कठिन हैं, इनको बोलना, इनको गाना, हमारे 10 साल के बच्चे इनको गाते हैं। अच्छा। तो हमने एक संस्कार दिया जी। जब गालिब की गज़ल हम करते हैं तो हमने उनको एक तहजीब दी। वाह। इस तरीके से जब हम कृष्ण का विराट स्वरूप कहते हैं, जो है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जब आपके अंदर जोश, हमने जोश दिया, युवा पीढ़ी जो डिप्रेशन में जा रही है, हम लोग अनेक बातें सुनते हैं कि अरे अब उसने पढ़ाई में वो अच्छा नहीं था तो डिप्रेशन में आ गया। किस बात का डिप्रेशन? जियो, खुल के जियो, और इन बातों से आपको, आपके अंदर वो शक्ति जागृत होती है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी बात कर रही हैं आप। शालीना जी, अभी हम लोग गुफ्तगू कर ही रहे हैं और आपने अभी ये अदाएं भी बताई हैं और ये तरीके भी बताए हैं। कोई ऐसा फिल्मी गीत है जिसको आप कोरियोग्राफ करना चाहेंगी और वो कैसे करेंगी? ओके, बहुत सारे गाने, लता जी के तो सारे गाने इतने खूबसूरत हैं कि मैं करती हूँ, मैंने किया भी है, और जो महिलाएं हमारे साथ आती हैं जो बहुत सीनियर हैं उनके साथ मैंने किया भी है। एक बात मैं ज़रूर बताऊंगी सीमा, इसके पहले कि हमने एक मेडिटेशन किया था कथक के माध्यम से। तो कथक का फुटवर्क जिसको तत्कार कहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप इस मुद्रा में आके तत्कार करिए और इमेजिन करिए कि आप किसी मेडिटेशन में आप चली गई और आप किसी अपने परिचित को याद करिए, और ऐसा वाकया हुआ है। अच्छा। एक हमारी स्टूडेंट है, बहुत सीनियर लेडी, तो उनके यहाँ, उनके ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में बाढ़ आ गई थी। अच्छा। और उनकी माता जी से उनका संपर्क नहीं हो रहा था। तो उन्होंने कहा, सिर्फ फुटवर्क किया, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, आंख बंद करके, और जगह थोड़ा डगमग होता है पर हमने कहा अपनी कोशिश करो अपनी जगह पे, और उनको वाकई उसी क्षण एक कॉल आया उनकी माँ का। अरे वाह। तो ये कथक में टेलीपैथी और कथक में चमत्कार है। ये तो कोई मालिक की मेहरबानी कहीं मेहरबानी है। और आज एक ऐसा है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, गुफ्तगू हमारी हो रही है, कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है। सही। तो ये ईश्वर, या हम जिस नाम से उनको पुकारे, वो कोई शक्ति है जो बांधती है, और ये शक्ति कथक में है। क्या बात है। तो आपने इस शक्ति की भी बात की है और हमने अभी फिल्म गीत की बात की है। तो किसी फिल्मी गीत पर आप करना चाहें अगर कुछ दिखाना चाहें? मैं कोशिश करती हूँ। तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे गीत हैं और मैं करती हूँ महिलाओं को, क्योंकि कथक के साथ मैं थोड़ा वो भी देती हूँ ताकि वो लगे, उनको अच्छा लगे। पिया तो से नैना लागे रे, बहुत खूबसूरत गीत है। बहुत सुंदर। तो शब्द कुछ याद हैं, कुछ मैं कोशिश करती हूँ। पिया, पिया है तो पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना पिया जब आए। क्या बात है। इतने साल हो गए हैं आपको कथक करते हुए, बहुत कुछ आपने किया है, पाया है जिंदगी में। जी। कुछ ऐसा जो आप चाहती हैं, कुछ ऐसी बात जो अभी अधूरी है, पूरी करनी है, और इस मुकाम पर आपको कैसा महसूस होता है? जब इस मुकाम पर, तो कुछ मुकाम मैंने तो हासिल किया नहीं, ये नहीं कह सकते कुछ भी हासिल किया, इच्छाएं तो अनंत हैं, बहुत हैं। लेकिन जब मैं देखती हूँ कि मुझसे बहुत बड़े उम्र की जो महिला मुझसे सीख रही हैं और जब स्टेज पर जाती हैं और मेरे पैर छूती हैं गुरु के तौर पर,
तो मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं, यकीन मानिए, क्या बात। और उनकी आंखों से भी आंसू गिरते हैं। तो ये हर पुरस्कार से सर्वोपरि है। जी। ये जो स्नेह मिलता है, ये जो आशीर्वाद, चूंकि मुझसे बड़ी हैं, उस क्षण के लिए मैं उनकी गुरु बनती हूँ जब वो मंच पर जा रही हैं। तो ये जो आशीर्वाद है, ये जो मेहरबानी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और ख्वाहिशें बहुत हैं, इच्छाएं अनंत हैं। पीछे पलट कर देखती हूँ तो लगता है अरे यात्रा तो अभी मैंने शुरू की थी। जी। तो ऐसा लगता है कि कैसे वो दिन बीत गए, अच्छे और थोड़े कष्टकारी दिन, सब अच्छे से बीत गए। इच्छा ये है कि मैं झारखंड प्रदेश से हूँ, तो झारखंड के हर बच्चा नृत्य में डूबे, क्या संगीतमय हो, क्योंकि उसके अंदर एक डिसिप्लिन आए संगीत के माध्यम जी। से, और झारखंड को मैं विश्व पटल पर लेकर जाऊं। वाह वाह, ये क्या मेरी बात एक की। ख्वाहिश है, झारखंड का हर बच्चा मेरे साथ आगे बढ़े। जी जी जी। और शालीना जी, दिल से कह रही हूँ, हमारी दुआएं हैं कि जो कुछ आपने सोचा है आने वाली ज़िंदगी के लिए वो आप पूरा कर पाएँ, कथक की दुनिया में और आगे बढ़ पाएँ, और जो नई नस्ल है जी। उसे रोशनी देती रहें। आप स्टूडियो में आई, इतनी प्यारी बातें की हमसे, जी नहीं भरा है, सच कह रही हूँ। और बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद और शुक्रिया आप सबों का। सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, गुफ्तगू में आज इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह अपनी मोहब्बत गुफ्तगू प्रोग्राम को देते रहेंगे। अगले हफ्ते एक और अजीम शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के